पाकिस्तानी सेना का टॉप अफसर बदलने वाला है और चिंता की लकीरें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के माथे पर खिंच रही हैं। उन्हें अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ वाली परंपरा बदलनी है। परंपरा ये कि जिस आर्मी चीफ को नवाज ने अपना बंदा बताकर कुर्सी पर बिठाया, उसी ने उनकी कुर्सी के नीचे गड्ढा खोद दिया। पिछले 50 सालों में नियुक्त हुए 10 आर्मी चीफ में से 5 नवाज शरीफ की कलम से होकर गुजरे, मगर हर बार उनकी नजरों ने धोखा खाया। शहबाज बड़े मियां के अनुभव से सबक ले पाएंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सवाल ये कि आज हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की चर्चा कर क्यों रहे हैं। दरअसल जिनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए नियम बदला गया था, वो फाइनली रिटायर होने के लिए तैयार हो गए हैं। कमर जावेद बाजवा नवंबर 2022 में पद छोड़ देंगे। आमतौर पर पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष का कार्यकाल 3 बरस का होता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। इसको लेकर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। उन्होंने कहा कि समय से पहले नया आर्मी चीफ चुनने में कोई समस्या नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे पाकिस्तान में आर्मी चीफ का चुनाव का प्रोसेस क्या होता है, पाकिस्तान में अगले आर्मी चीफ के दावेदार कौन कौन हैं और क्या शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से सबक ले पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज हम पाकिस्तान आर्मी के सबसे बड़े अफसर पर बात करेंगे। अगर आप भी पाकिस्तान के इतिहास और राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए काम की सूचना है। आपको कुकू एफएम पर भारत पाक युद्ध, मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान क्राइसिस से जुड़ी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। इन्हें आप अपनी मर्जी के हिसाब से सुन सकते हैं। कहां? कुकू एफएम पर। इस सूचना में आपके लिए क्या है? इसमें एक खास ऑफर। कुकू एफएम दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं। वे लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए एक बार फिर से ऑफर ले आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर पूरे 50% की छूट। करना क्या होगा? LT50 का कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। पहले आओ, पहले लाभ उठाओ। बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आपको मिल जाएगी। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां बात कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकार की होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा अफसर होता है। पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी मशहूर कहावत चलती है, व्हाइल एवरी कंट्री हैज एन आर्मी, द पाकिस्तान आर्मी हैज अ कंट्री। बाकी देशों के पास एक सेना होती है, जबकि पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है। ये कहावत पाकिस्तान की सत्ता में सेना के दखल को बताने के लिए पर्याप्त है। कहावत ही क्यों, पाकिस्तान का पूरा इतिहास सैन्य तानाशाहों की करतूतों से भरा पड़ा है। पाकिस्तान 75 साल पहले बना। इसमें से लगभग आधे समय तक सेना ने सीधे तौर पर शासन किया है। बाकी समय में काम करने वाली सिविलियन सरकारों पर भी सेना का ही नियंत्रण रहा है। उनके इशारे पर पाकिस्तान में सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सरकार की रक्षा और विदेश से जुड़ी नीतियां भी सेना ही डिसाइड करती है। इसलिए जब कभी सेना का मुखिया चुनने की बात आती है, तब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। इस बार का मामला भी कुछ वैसा ही है। शहबाज शरीफ सरकार को महज 4 महीना हुआ है। उन्होंने इमरान खान के नेतृत्व वाले PTI गठबंधन को विश्वास मत में हराकर सत्ता हासिल की थी। नए सेना अध्यक्ष का चुनाव उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट ने सरकार के एक मंत्री के हवाले से एक जानकारी छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगस्त के अंतिम हफ्ते में फाइलें खुलवा सकते हैं। 15 सितंबर तक अंतिम फैसला बाहर आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आर्मी चीफ चुना कैसे जाता है। पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 243 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति की बात लिखी हुई है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। आर्मी चीफ का वेतन और भत्ता तय करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। रूल बुक में सेना अध्यक्ष चुनने को लेकर कोई तय नियम कायदा नहीं है, एक को छोड़कर। क्या वो ये कि आर्मी चीफ वही बन सकता है जिसने किसी कोर को लीड किया हो। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान में एक बड़ा विवाद हुआ था। उस समय सेना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को बताए बिना ISI का चीफ बदल दिया था।
फैज हमीद की जगह पर नदीम अंजुम को आईएसआई का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। इससे इमरान खान नाराज हो गए थे। उनके ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी करने में 2 हफ्ते लगा दिए थे, हालांकि बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। तब फैज हमीद को आईएसआई से हटाकर पेशावर कोर का कमांडर बनाया गया था। उस समय कहा गया कि उनको अगला आर्मी चीफ बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कोर कमांड करने का अनुभव जरूरी था, इसलिए उन्हें आईएसआई से हटाकर नई नियुक्ति मिली। अब जाकर ये बात सच साबित हुई है। जिन अफसरों का नाम अगला आर्मी चीफ बनने की लिस्ट में है, उनमें फैज हमीद भी शामिल हैं। लिस्ट में किन अफसरों के नाम हैं? फैज हमीद के अलावा 5 और अफसर हैं। पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का है। असीम मुनीर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। उन्होंने जनरल बाजवा के साथ ब्रिगेडियर के तौर पर काम किया है। 2017 की शुरुआत में उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। फिर अक्टूबर 2018 में उन्हें आईएसआई का मुखिया बना दिया गया। हालांकि इस पद पर उनका कार्यकाल महज 8 महीने में खत्म हो गया। उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर असीम मुनीर को हटाकर फैज हमीद को आईएसआई की कमान सौंपी गई। असीम मुनीर को गुजरांवाला कोर का कमांडर बनाया गया। वो 2 बरस तक इस पद पर रहे। फिलहाल असीम मुनीर सेना मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा का है। उनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। शमशाद मिर्जा ने सेना में कई बड़े पदों पर काम किया है। 2013 से 2016 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे। रहील शरीफ से उनकी खूब बनती थी। रहील के कार्यकाल में शमशाद मिर्जा डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के पद पर पहुंचे थे। जब पाक आर्मी ने नॉर्थ वजीरिस्तान में आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, उस समय शमशाद मिर्जा को टीम में थे। शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इस समय वो रावलपिंडी कोर को लीड कर रहे हैं। अगला नाम लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का है। अजहर अब्बास को भारत से जुड़े मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। अब्बास रावलपिंडी कोर की कमान संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी। अजहर अब्बास पूर्व आर्मी चीफ रहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के अलावा 10 कोर के कमांडर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल वो पाक आर्मी में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर हैं। चौथा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद का है। महमूद का संबंध बलोच रेजिमेंट से है। बलोच रेजिमेंट ने पाकिस्तान को 3 आर्मी चीफ दिए हैं। नौमान महमूद का आर्मी ट्रेनिंग कॉलेजों में काम का अच्छा खासा अनुभव रहा है। 2019 में उन्हें 3 स्टार जनरल बनाया गया था। दिसंबर 2019 में पेशावर कोर की कमान सौंपी गई। अक्टूबर 2021 में फैज हमीद ने पेशावर कोर के कमांडर के तौर पर नौमान महमूद को ही रिप्लेस किया था। महमूद फिलहाल इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। 5वां और अंतिम नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का है। उनका ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है। मौजूदा आर्मी चीफ बाजवा के सबसे करीबी लोगों में शामिल हैं। 2011 से 2013 के बीच आमिर उस समय के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के सैन्य सचिव थे। माना जाता है कि सेना मुख्यालय से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक में उनकी अच्छी पहचान है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर फिलहाल गुजरांवाला कोर की कमान संभाल रहे हैं। ये तो हुए संभावित नाम। अब सवाल ये आता है कि इनमें से कौन? वही जो बाजवा अमन भाई। कहने का मतलब है कि अगला आर्मी चीफ चुनने में सबसे बड़ी भूमिका मौजूदा आर्मी चीफ की होती है। प्रोसेस क्या होता है? परंपरा ये रही है कि जनरल हेडक्वार्टर्स सबसे वरिष्ठ 4 या 5 लेफ्टिनेंट जनरलों की लिस्ट रक्षा मंत्रालय के पास भेजता है। GHQ पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय है। ये रावलपिंडी में स्थित है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। उससे पहले ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नदर्न कमांड का हेडक्वार्टर हुआ करता था। GHQ रेकमेंड किए गए नामों के साथ साथ उनकी पर्सनल हिस्ट्री भी भेजता है। डिफेंस मिनिस्ट्री नामों पर वीटो कर सकती है, लेकिन आमतौर पर वो ऐसा करती नहीं है। वो फाइल को उसी रूप में आगे बढ़ा देती है। इसके बाद फाइल पहुंचती है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री नामों पर चर्चा करते हैं, मौजूदा मिलिट्री चीफ की सलाह लेते हैं। इसके बाद नाम फाइनल कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर औपचारिक तौर पर नए सेनाध्यक्ष के नाम का ऐलान होता है। जानकारों की माने तो शहबाज शरीफ जनरल बाजवा की सलाह पर मुहर लगा सकते हैं। इस मामले में उनकी निजी पसंद की कोई भूमिका नहीं होगी। इतिहास ये कहता है कि शरीफ खानदान सेनाध्यक्ष चुनने में कभी सही नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने अभी तक 5 आर्मी चीफ्स की नियुक्ति की है।
1991 में जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, 1993 में जनरल वहीद अख्तर, 1998 में जनरल परवेज मुशर्रफ, 2013 में जनरल रहील शरीफ और 2016 में जनरल बाजवा। सबसे विवादित नियुक्ति परवेज मुशर्रफ की थी। मुशर्रफ ने उन्हीं को धता बताकर भारत के साथ युद्ध शुरू कर दिया था। बाद में मुशर्रफ ने शरीफ का तख्ता पलट भी कर दिया। नवाज शरीफ को बरसों तक सपरिवार निर्वासन में रहना पड़ा। मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा की नियुक्ति भी शरीफ के कार्यकाल में ही हुई थी। उन्होंने बड़े भरोसे के साथ जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया था। इसके बावजूद कि जनरल बाजवा वरिष्ठता के क्रम में चौथे नंबर पर थे, इस एहसान के बावजूद शरीफ अपना कार्यकाल पूरा कर पाने में नाकाम रहे। जनरल बाजवा के कार्यकाल में सेना ने इमरान खान का खुलकर समर्थन किया। नवाज शरीफ को मुकदमा झेलना पड़ा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और अंत में वो भागकर लंदन चले गए। एक समय नवाज शरीफ के करीबी ने आर्मी चीफ चुनते वक्त एक जरूरी सलाह दी थी। उसने कहा था, याद करिए जब जब सीनियरिटी को इग्नोर किया गया तब तब क्या हुआ। आर्मी चीफ के पावर को नजरअंदाज मत करिए और अपना बंदा वाली मानसिकता से ऊपर उठ जाइए। नवाज ने इस सबक को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया था। क्या शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां नवाज की भूलों से सबक ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चीन से है। एक जहाज जो 700 किलोमीटर दूर तक के इलाके की निगरानी करता हो, ऐसा जहाज जो जासूसी के लिए कुख्यात हो, वो जहाज भारत के मुहाने पर दस्तक दे रहा है। इसका नाम है युआन वांग 5। ये जहाज चीन का है। इसे फिलहाल श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इसके कारण भारत भी जहाज के दायरे में आ गया है। इससे भारत को क्या खतरा है? युआन वांग 5 के आने की सुगबुगाहट जुलाई 2022 में ही शुरू हो गई थी। जहाज धीरे धीरे श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज की मंजिल जो पोर्ट था भारत के मेनलैंड से, उसकी दूरी कुछ ही किलोमीटर है। इस पर भारत ने आपत्ति जताई। इस पर अमेरिका भी चिंता जता चुका है। युआन वांग 5 की पहुंच साउथ इंडिया में मौजूद कई मुख्य सैन्य और परमाणु ठिकानों तक है। मसलन कलपक्कम, कुडनकुलम जैसी साइट्स चीन की निगरानी के दायरे में है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई अहम पोर्ट चीन के रडार में पहुंच गए हैं। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि चीन इस जहाज के जरिए भारत के नौसैनिक अड्डों और परमाणु संयंत्रों की जासूसी कर रहा है। विवाद के बीच श्रीलंका का बयान भी सामने आया। उसका दावा है कि चीन ने उसे भरोसा दिलाया कि जहाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये जहाज 2 अगस्त तक हम्बनटोटा में खड़ा रहेगा। इन आपत्तियों के बीच चीन ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा कि इस जहाज से किसी की भी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, जहाज की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है। इससे किसी भी देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, इसलिए किसी थर्ड पार्टी को उसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। अब इस जहाज के बारे में भी जान लेते हैं। युआन वांग 5 मिलिट्री नहीं बल्कि ट्रैकिंग जहाज है। इस जहाज को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन इसके जरिए सैटेलाइट और रॉकेट्स की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस जहाज को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी SSF ऑपरेट करती है। शिप में छिपकर सुनने वाले उपकरण लगे हैं। इस जहाज से भारत को जासूसी का खतरा तो है ही, लेकिन इससे श्रीलंका के साथ रिश्ते बिगड़ने की आशंका भी है। भारत की आपत्ति के बाद भी श्रीलंका ने उसे अपने पोर्ट पर आने की इजाजत दी, लेकिन इसके पीछे भी एक पेच फंसा हुआ है। पेच ये कि श्रीलंका ने कर्ज ना चुका पाने के कारण साल 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया था, जिसके बाद से यहाँ चीन का दबदबा बढ़ा हुआ है। जानकारों का कहना है कि चीनी जहाज के हम्बनटोटा पोर्ट में आने से श्रीलंका का कोई दोष नहीं है। दूसरी सुर्खी सीरिया से है। तुर्की की सीमा से सटे सीरिया सेना की चौकियों पर हवाई हमले हुए हैं। इसमें कुल 18 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इन हमलों का आरोप तुर्की पर लगा है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि मारे गए लड़ाकों का सरकार या कुर्द बलों से संबंध था। ब्रिटेन में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स नाम का एक संगठन काम करता है। ये संगठन वॉर मॉनिटरिंग का काम करता है। इसने हमले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तुर्की के इस हमले में कम से कम 3 सीरियाई सैनिक मारे गए और 6 घायल हो गए हैं। सीरिया ने कहा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। हमला कुर्दों के कब्जे वाले कुबाने शहर के पास हुआ, जहां तुर्की सेना और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच रात भर संघर्ष चला है। इन हमलों पर तुर्की ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है।
आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। अमेरिका ने मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। टेस्टिंग कैलिफोर्निया में सांता बारबरा कंट्री स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से की गई। ये मिसाइल अपने लॉन्च की जगह से लगभग 7000 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड तक गई। इसे अमेरिका की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा है कि मिसाइल टेस्ट से पता चलता है कि अमेरिका का न्यूक्लियर हथियार तंत्र कितना प्रभावी और सुरक्षित है। क्या है इसकी खासियत? ये अमेरिका का जमीन से वार करने वाला एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका के पास इस तरह की 2 और मिसाइलें हैं जिन्हें पनडुब्बी और बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। इसे बोइंग ने बनाया है। रूस, यूक्रेन और फिर चीन, ताइवान के बीच तनाव के चलते 2 बार ये टेस्ट लॉन्च स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।